कल हमने मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट। देन हम फ्रस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था हमने। देन कॉन्फ्लिक्ट और डिप्रेशन। डिप्रेशन में एक इसका एक टाइप है, डिप्रेशन के टाइप से ये बाइपोलर हमने पढ़ लिया था। एक यूनिपोलर भी होता है। तो यूनिपोलर और बाइपोलर में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं क्या होता है। देखो, यूनिपोलर में यूनि मीन्स क्या होता है, एक। ठीक है। तो एक इसमें मतलब किस चीज की बात कर रहे हैं, या तो इसमें ये लोग ना एकदम डल रहते हैं। यूनिपोलर में एकदम ये डल रहते हैं। ठीक है। ना इनके अंदर अग्रेशन है, ना कुछ भी एंजाइटी वाली चीजें नहीं है। हमेशा डल रहेंगे। ठीक है। उसी के ऑपोजिट जो है बाइपोलर में, देखो बाई मीन्स दो चीजें। तो बाइपोलर में क्या होता है, आइदर दे हैव मैनिएक एपिसोड्स, मतलब या तो वो एकदम से एक स्टेट होती है जिसमें एकदम पागलपन वाली स्टेट होती है, वो ऐसे बिहेव करते हैं। या फिर उससे थोड़ा उसके लेस उसका सिम्टम्स होते हैं, तो एकदम पागल वाली जैसी स्थिति हो जाएगी या उससे थोड़ा कम होगी। ये बाइपोलर में होता है। यूनिपोलर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो हमेशा डल रहेंगे। ठीक है। तो जो यूनिपोलर वाले पेशेंट्स रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा नींद आती है, उनको दिन में बहुत थकान लगती है, वो हमेशा एग्जॉस्ट फील करेंगे, थकावट उनको लगेगी, वीकनेस उनको लगेगी। उसके ऑपोजिट जो ये बाइपोलर वाले हैं, अगर उनकी नींद जल्दी खुल गई अर्ली मॉर्निंग, तो वापस सोने में उनको दिक्कत हुई, वापस उनको नींद नहीं आएगी। ठीक है। यूनिपोलर वाले कैसे इनकी भूख बढ़ जाती है और इनका वेट गेन हो जाता है। वहीं जो बाइपोलर वाला है, उसमें उनकी भूख कम हो जाती है और उनका वेट गेन बहुत लो हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा चिड़चिड़े ज्यादा है। और जो यूनिपोलर है, यूनिपोलर इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि ओसीडी। ओसीडी हो गया, पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स पड़ते हैं ना, और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इससे एसोसिएटेड नहीं है। यूनिपोलर मतलब अलग है। ओसीडी वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। एंड जो बाइपोलर है, बाइपोलर को हम एसोसिएट करते हैं ओसीडी से, पैनिक अटैक से, या जो भी एंजाइटी वाले डिसऑर्डर्स हैं उनसे हम उनको रिलेट करते हैं। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं, एक नया टर्म है, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। तो पहले बेसिक डिफरेंस हम जान लेते हैं कि न्यूरोसिस क्या होता है एंड साइकोसिस क्या होता है। देखो, न्यूरोसिस क्या होती है, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन ये थोड़ा कम है, माइल्ड है ये, इतना खतरनाक नहीं है। क्योंकि इसमें जो भी पर्सन जो न्यूरोसिस से जूझ रहा होता है, वो कंप्लीटली अवेयर होता है कि उसको कुछ तो बीमारी हुई है। क्योंकि न्यूरोसिस में अलग अलग चीजें आती है, ओसीडी भी आता है, एंजाइटी भी आती है, फोबिया तक भी आते हैं। तो उस पेशेंट को पता रहेगा कि मुझे ये डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या और क्या क्या होगा, सेल्फ हाँ, मतलब खुद को जो चोट पहुंचाने वाला जो एक बिहेवियर होता है, खुद को चोट नहीं पहुंचाते, वो लो रिस्क रहेगा। ठीक है। पर्सनैलिटी में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा उनकी। एंड उनका जो लैंग्वेज, बात करने का तरीका है, उनकी जो भाषा है, उनका जो भी थॉट प्रोसेस है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना यहाँ पे डिल्यूजन होते हैं, ना हेलुसिनेशन होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे ये चीजें क्या होती हैं। एंड यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू एंड कुछ थेरेपीज के थ्रू, कुछ अदर जो सपोर्टिव मेजर्स कुछ भी हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं। मतलब एक हिसाब से देखें तो काउंसलिंग से, बिहेवियरल थेरेपी से हम कंट्रोल कर सकते हैं न्यूरोसिस को। जैसे एग्जांपल कौन कौन से होते हैं न्यूरोसिस, जैसे ओसीडी हो गया, सोमेटोफॉर्म हो गया, डिप्रेशन हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है। नाउ इसके उल्टे होते हैं साइकोसिस। साइकोसिस इज अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। सीवियर किस टर्म में कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कांटेक्ट विद रियलिटी है, रियलिटी के साथ जो कनेक्शन होता है, वो कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति साइकोटिक है या साइकोसिस की बीमारियों से जूझ रहा है, वो कंप्लीटली अवेयरनेस खो देता है, यानी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मुझे कुछ डिसऑर्डर हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे कांटेक्ट विद रियलिटी खत्म हो जाती है, और यहाँ पे सेल्फ खुद को चोट पहुंचाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके। देन यहाँ पे
साइकोटिक पर्सन का थॉट हो गया, उसका जो स्पीच प्रोसेस है, वो सब डगमगा जाता है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है एंड इरेशनल, मतलब एकदम तर्क से जो क्या बोलते हैं उसको, एक होता है तर्क वाली बातें और एक होता है बिना तर्क, मतलब इलॉजिकल बातें करना, ऐसी वो बातें करता है। यहाँ पे हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, मतलब साइकोसिस को स्पेशली हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन से ही पहचाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनको कुछ मेडिसिन दी जाती है, जैसे एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेनली उनका बिहेवियर में, उनके थॉट्स में और उनके इमोशंस में यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, साइकोसिस में क्या हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्रोनिक हेलुसिनेटरी एंड एपिलेप्सी। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ जी, स्वाति जी। मैम हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन में क्या डिफरेंस है? ये हम आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको साइकोसिस बताऊंगी ना, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओ ओके मैम। अब हम न्यूरोसिस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, ये जो साइकोसिस और न्यूरोसिस है ना, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। देखो, न्यूरोसिस को साइको न्यूरोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो न्यूरोसिस टर्म है, ये दिया किसने था, एक स्कॉटिश डॉक्टर थे, विलियम कुलेन। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म दिया था न्यूरोसिस, और उन्होंने न्यूरोसिस का मतलब क्या निकाला, डिसऑर्डर्स ऑफ सेंस एंड मोशंस कॉज्ड बाय अ वाइड स्प्रेड इशू विद नर्व फंक्शन। यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम में कुछ, उसके फंक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, उसकी वजह से हम जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, हमारा जो परसेप्शन है दुनिया को देखने का, और हमारा जो मोशन है, मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो बिगड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जनरली नर्वस सिस्टम से उन्होंने जोड़ा न्यूरोसिस को। देन बाद में आए 20th सेंचुरी में सिगमंड फ्रूड आए थे। उन्होंने क्या कहा था, मेंटल डिसऑर्डर्स ट्रिगर्ड बाय पास्ट एंजाइटीज दैट वर रिप्रेस्ड। ये तो क्योंकि उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की ज्यादा बातें की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो भी हमारा पास्ट था, ठीक है, जो भी हमारी ऐसी पास्ट मेमोरीज थी जो हमें एंजाइटी देती थी, दुखद पूर्ण घटनाएं होती थी, क्योंकि हम उनको दबा देते थे। तो दबाने से क्या, एक, आप जितना एक होता है ना, अगर आप किसी चीज को दबाते रह रहे हो, दबाते रह रहे हो, तो एक दिन वो फट के बाहर निकलती है। तो जो फट के बाहर निकलना वाला जो चीज है, उसको उन्होंने न्यूरोसिस नाम दिया था। ठीक है, अब देखो इसमें इन्होंने किस चीज से कैरेक्टराइज किया था न्यूरोसिस को, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, और फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, मतलब आपको हमेशा दुख, आप झेल रहे हो, है ना, आप हमेशा दुख दुख ही आपने आप चारों ओर देख रहे हो, स्ट्रेस हो गया। इससे न्यूरोसिस को कैरेक्टराइज किया जाता है, यानी इसकी पहचान है। ठीक है, सो दीज डिसऑर्डर्स आर नॉट कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द ब्रेन, यानी कि कुछ ब्रेन में कुछ समस्या हो गई है, फॉर एग्जांपल कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो चुका है, जैसे पार्किंसंस हो गया, एडीएचडी हो गया, कुछ भी जो डिजीज है, उससे न्यूरोसिस नहीं होता है। ठीक है, एंड डू नॉट इन्वॉल्व हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, यहाँ पे हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन नहीं होता है। ओके, देखो आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, ओसीडी, obsessive compulsive disorder, then post traumatic stress disorder, dissociative disorders and somatoform। ये इसके टाइप्स है न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के। तो डिप्रेशन तो हम पढ़ चुके थे कल, आज हम एंजाइटी से पढ़ते हैं। देखो एंजाइटी क्या है, anxiety arises when hidden desires or thoughts try to emerge and the brain uses defense mechanism to keep them suppressed. They are cluster of mental disorders characterized by excessive fear, worry and related behavioral disturbance। देखो, एंजाइटी कब होती है, जब आपका कोई थॉट उभर कर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका माइंड वहाँ पे एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। मैं इसको बताती हूँ। जब सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी थी, इड ईगो एंड सुपर ईगो वाली, ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कि ईगो क्या करता है, जो हमारा इड है और जो हमारा सुपर ईगो, उन दोनों के बीच बैलेंस बना रहा है, यानी कि एकदम इड की डिमांड भी पूरी नहीं करता और एकदम सुपर ईगो भी
उसकी भी डिमांड पूरी नहीं करता, जो रियलिटी प्रिंसिपल है उस पे काम कर रहा है। तो ईगो एक्चुअली में करता क्या है वहां पे, वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोसेस यूज करता है। जैसे अगर किसी को बहुत किसी पर गुस्सा आ रहा है किसी पे, तो हमारा ईड कहेगा कि जल्दी से इस गुस्से को बाहर निकाल, क्योंकि वो परिणाम की परवाह नहीं करता। सुपर ईगो कहेगा कि नहीं, आपको हमेशा एथिक्स को फॉलो करना है, तो आप ये एक्सप्रेस मत करो। लेकिन वहां पे हमारा ईगो क्या करेगा, ये कहेगा कि एकदम ईड की बातें मत मार, क्योंकि अगर एकदम हम ईड को फॉलो करेंगे तो हम वहाँ पे हमारी सेल्फ इमेज बिगड़ सकती है ना। या अगर हम एकदम सुपर ईगो को फॉलो करेंगे तब भी इमेज बिगड़ेगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि क्या 24 घंटे प्रवचन दे रहा है। तो वहां पे ईगो ने यूज किया डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि क्या सही है। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा निकालना भी चाह रहा है, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से आप हमेशा अच्छे से बिहेव करोगे, आपके अंदर गुस्सा तो भरा है लेकिन आप तब भी, एक होता है ना बिहेवियर चेंज जो होता है वहां पे, वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है और वो हमारा ईगो करता है। ठीक है, आप जब गुस्सा आपने एक्सप्रेस ही नहीं किया तो वो दब गया ना अंदर, और दबते 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 वो एक टाइम के बाद एनजाइटी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं। देखो, जो हमारा एंजाइटी है वो किससे पहचाना जाता है, एक्सेसिव फियर, मतलब आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, चिंता होती है, और कुछ बिहेवियरल डिस्टरबेंस होते हैं। ठीक है, अब एंजाइटी का कारण क्या है, स्ट्रेसफुल लाइफ चेंजेस, आपकी डेली लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, देन कन्फ्लिक्ट हो रहा है, द्वंद्व आपके मन में बहुत ज्यादा है ना, बहुत टाइम तक आप द्वंद्व में फंसे हुए हो। कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती है, एक्सिस एक्सेसिव कैफीन, आप जैसे कॉफी और वगैरह ले रहे हो तो उसमें कैफीन बहुत ज्यादा होता है। नींद नहीं ले रहे हो आप, खाना भी जो आपका जो ईटिंग हैबिट है आप अच्छे से नहीं खा रहे हो, और खुद को नेग्लेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो ये इसके कॉजेस हैं। अब हम सिम्टम्स पढ़ते हैं। ठीक है, सिम्टम्स में क्या होते हैं, फीलिंग नर्वस एंड रेस्टलेस और टेंस, यानी कि आपको घबराहट होती है, आप बेचैन होते हो, टेंशन बहुत आती है, ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, हैविंग अ सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर एंड पैनिक, आप 24 आवर्स अगर एंजाइटी आपको है तो लगेगा कि भाई हमारे चारों ओर हमेशा एक खतरनाक स्थिति बनी हुई है, आपको पैनिक अटैक्स जैसे आएंगे उस स्थिति से। आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, पसीना आएगा, शरीर में कंपन होगा। ठीक है, एंड आपको बहुत थका हुआ महसूस होगा। ठीक है, आप टायर्ड ज्यादा लगोगे, या आप बहुत कमजोर महसूस करोगे, आपको नींद इजीली नहीं आएगी, है ना। देन आप जो भी आप टेंशन ले रहे हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, देन है हैविंग टू अर्ज टू अवॉइड थिंग्स दैट ट्रिगर एंजाइटी, आप उन चीजों को अवॉइड करोगे जो आपको एंजाइटी दे रही है। ठीक है, एंड देखो ये हैं इसके सब टाइप्स, एंजाइटी के भी सब टाइप्स हैं ये। ठीक है, फर्स्ट है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इन शॉर्ट जीएडी। कहीं कहीं पे ना एंजाइटी को ज्यादातर ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो सेम नाम है। So it is characterized by persistent excessive worry about various life circumstances that difficult to control। यहाँ पे क्या होता है, एक चिंता आपके सामने बनी हुई है, बहुत ज्यादा वो अमाउंट में है, आप चिंता बहुत हो रही है आपको, और वो बहुत लंबे टाइम तक बनी हुई है। ठीक है, और वो चिंता कुछ भी हो सकती है, आपकी लाइफ से जुड़ी कुछ भी हो सकती है, और आप उसको जब कंट्रोल नहीं कर पाते हो उस चिंता को, उससे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट विद जीएडी माइट वरी एक्सेसिवली अबाउट एकेडमिक्स, फैमिली इश्यूज, हेल्थ एंड फ्यूचर करियर्स प्रोस्पेक्टस साइमल्टेनियसली। यहाँ पे जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है, वो इस बीमारी से जूझ रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, उसको टेंशन एक साथ, मतलब लगेगा कि बल्क में टेंशन आ गई है। क्या क्या टेंशन हो सकती है एक ही टाइम पे, जैसे उसको अपना एकेडमिक वर्क हमेशा सही रखना, मतलब जो कॉलेज में जो भी चीजें हो रही हैं उसके प्रति उस पे एंजाइटी होगी। फैमिली इश्यूज के प्रति एंजाइटी होगी, मतलब फैमिली में कुछ अगर सही नहीं चल रहा है वहां से भी टेंशन आएगी। हेल्थ से भी, अगर वो हेल्दी नहीं है, बीमार पड़ रहा है, वहां से भी टेंशन आएगी। फ्यूचर करियर को लेके भी टेंशन आएगी। तो अलग अलग
जगह से टेंशन आ रही है एक ही टाइम पे। तो ये होता है हमारा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। देन है पैनिक डिसऑर्डर। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स, intense periods of fear accompanied by heart palpitation, sweating, trembling, shortness of breath, and fear of losing control or dying। आपने इस पढ़ा होगा कि बहुत से लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स मतलब क्या है? एंजाइटी है। ठीक है। तो कुछ घटना कभी घटी होगी बचपन में, या और वो जब उभर के आ रही है, जो आपको एंजाइटी दे रही है, तो हमको पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स के टाइम पे होता क्या है, आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, पसीना आता है, आप बहुत कांपते हो उस टाइम पे। ऐसा लगता है कि आपको सांस ही नहीं आ रही है, और जब ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही, तो ऐसा लगता है कि इसे मरने वाली सिचुएशन आ जाती है उस टाइम पे। ये है हमारा पैनिक डिसऑर्डर है। अब है फोबिक डिसऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया था पेपर में। देखो, जो फोबिया है, इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फोबोस। फोबिया वर्ड ग्रीक वर्ड फोबोस से आया है, जिसका मतलब है फियर और हॉरर। ठीक है, यानी कि डर लगना या फिर खतरनाक। सो इट इज डिफाइंड बाय अ परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव एक्सेसिव फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। यहाँ पे क्या होता है कि आपको किसी चीज से बहुत डर लग जाता है। ये टर्म आप यूज भी करते होंगे, फोबिया। ठीक है। जब आपको किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज से डर लगना शुरू होता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, जब आपको पर्टिकुलर किसी चीज से डर लगना शुरू होता है, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, आपको जिस चीज से डर लग रहा है, जरूरी नहीं कि वो चीज आपको हार्म करे, लेकिन तब भी आपको डर लगता है। ओके। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कुछ पास्ट इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कुछ आपके साथ कुछ बुरी घटना घटी होगी, कुछ ट्रॉमा हो गया होगा, या फिर आपने बचपन में अर्ली लाइफ में आपने कुछ ऐसे चीजों पे रिस्पॉन्स देना सीख लिया होगा जो आपको डर देती है। जैसे हम बच्चों को भी डराते हैं बचपन में, छोटे में, कि शोर मत मचाओ वरना बाघ आ जाएगा या भूत आ जाएगा, ऐसा हम डराते हैं। तो ऐसे में होता है क्या है, बड़े होके ना बच्चे, मतलब उनके मन में बैठ जाता है, अगर मैं ऐसी चीजें करूंगा तो मुझे डर लगेगा। ठीक है। देन है बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यानी कि आप जैसे रिस्पॉन्स दे रहे हो किसी चीज में, तो उसकी वजह से ना आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, और फिर आपको डर लगना शुरू होता है। और ये जेनेटिकल भी हो सकता है, बाई आपको जनरेशन टू जनरेशन पास भी होता है ये। अब इसमें सिम्टम्स क्या है? अगेन, जो एंजाइटी के सिम्टम्स है वही इसके भी हैं। सांस कम हो जाना, मतलब ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाना, आपके मसल्स टेंशन है ना, मसल्स सिकुड़ जाती हैं, ब्रीदिंग प्रॉपर से नहीं आती है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज आता है, पसीना आता है ना, एंड आप रिलैक्स नहीं हो पाते उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स है। फर्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट। देखो, जैसे एस्ट्रोफोबिया है, इसमें क्या है, बिजली गिरने का बहुत डर किसी को लगता है, बिजली की कड़कने की आवाज जब वो सुनते हैं। हाइड्रोफोबिया है, पानी से डर लगता है। डेंड्रोफोबिया है, पेड़ों से डर लगता है। देन एनिमल्स के रिगार्डिंग भी है, जैसे बैट्राकोफोबिया, छिपकली से डर लगना। साइनोफोबिया, कुत्ते से डर लगना। इक्विनोफोबिया, घोड़े से डर लगना। फिर मेडिकल टर्म में भी आते हैं, जैसे ट्राइपेनोफोबिया, इंजेक्शन से डर लगना। डेंटोफोबिया, डेंटिस्ट से डर लगना। हीमोफोबिया, खून से डर लगना। एंड सिचुएशन है, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया ऐसा लगता है कि आप जैसे फंस गए हो किसी बंद कमरे में। अगर आप ऐसी जगह पे जाओगे ना जहाँ पे खिड़कियां नहीं है और बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, आपको घुटन महसूस होगी, जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। एरोफोबिया हो गया, मतलब वो इजिली जहाज में नहीं बैठेंगे, प्लेन में नहीं बैठेंगे वो लोग। देन ग्लॉसोफोबिया हो गया, यानी कि पब्लिक प्लेस में बात करने से उनको डर लगता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं ओसीडी। ओसीडी में क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखो, यहाँ पे दो टर्म आती है, एक होती है ऑब्सेशन और एक होता है कंपल्शन। ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन आपने पता भी होगा, जब बोलते हैं ना हम किसी चीज से ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है कि हम हमारे मन में उस चीज के अलावा कोई और बात नहीं आ रही, बार बार हमारे मन में वही चीजें बात आ रही है, वही बात आ रही है, तो उसको ऑब्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है
जब आपके मन में एक अनवांटेड थॉट्स कंटिन्यू आ रहे हैं या फिर आपको कंटिन्यू डर आ रहा है, और वो उस डर से क्या आप कोई कंपल्शन करोगे, यानी कि जब आपको डर बैठने के बाद आप कुछ ना कुछ तो एक्शन लोगे उसके प्रति, है ना? तो वहां पे एक रिपीटेटिव बिहेवियर दिखने को मिलता है, जिसको हम कंपल्शन कहते हैं, यानी कि एक्शन का कुछ रिएक्शन आना बार बार। ठीक है, तो ये हमारे डेली एक्टिविटीज में दिखता है जिनको ओसीडी रहता है। देखो, इसको साइकिल से समझते हैं। देखो एग्जांपल भी देती हूँ मैं साथ में। जैसे कि ओसीडी में बहुत से लोग ना बहुत हाइजीनिक रहते हैं। ठीक है, तो सपोज ऑब्सेसिव थॉट क्या आया उनका, कि जैसे उनके हाथ गंदे हैं, ये ऑब्सेसिव थॉट है क्योंकि उनको डर लगता है जर्म से। ये ऑब्सेसिव जब थॉट आया, उससे उनके मन में एंजाइटी हुई। एंजाइटी तो होगी क्योंकि एंजाइटी का ही पार्ट है ओसीडी। एंजाइटी होने से क्या होगा, आप कोई एक्शन लोगे, कंपल्शन एक्शन लोगे। एक्शन क्या लोगे, आप तुरंत अपने हाथ धोगे, और हाथ धोने से फिर आपको क्या एक टेम्पररी रिलीफ मिलेगा कि चलो मैंने हाथ धो दिए हैं, अब बैक्टीरिया चले गए हैं मेरे हाथों से। तो ये टेम्पररी बेस्ड पे होता है। एंड अगेन फिर ये थोड़ी देर बाद फिर आपको ये डर, मतलब आपके मन में फिर से ये ख्याल आएगा कि मेरे हाथ गंदे हो गए। तो ये जो साइकिल चलती रहती है, आपने देखना जो जिनको ओसीडी रहते हैं ना, वो बार बार अपने हाथ धोते रहते हैं, क्योंकि वही उनके माइंड में चल रहा है कि बैक्टीरियाज आ गए हैं। या फिर वो अगर साफ सुथरे भी कपड़े पहनते हैं बहुत से लोग, तो उनको लगता है कि उनके कपड़े गंदे हो गए, अभी बार बार इनको धोते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल में चलता रहता है। ओके, अब हम देखते हैं सिम्टम्स। देखो सिम्टम्स भी उसमें दो पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं। देखो, पहला है ऑब्सेशन को लेके, दूसरा है कंपल्शन को लेके। ऑब्सेशन जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने जो अभी आपको बताया था कि फियर ऑफ कंटामिनेशन और डर्ट। आपको ऑब्सेशन किस, मतलब आपका मन में क्या एक थॉट आया कि मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं या फिर जो मैं कपड़े पहना वो गंदे हो चुके हैं। अब आप एक्शन क्या लोगे उसके लिए, आप खुद को साफ करोगे या कपड़े साफ करोगे। ठीक है। सेकंड है नीडिंग थिंग्स ऑर्डरली एंड सिमेट्रिकल। ओसीडी के कुछ कुछ केसेस में होता है कि वो लोग ना हर चीज को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर चप्पल उल्टी ऐसे आड़ी टेढ़ी रखी होंगी ना, वो एकदम एक पैटर्न सीधी रखेंगे वो। या फिर किताबें अगर ऐसी उबड़ खाबड़ होंगी ना, वो प्रॉपर एक अरेंज करेंगे उनको। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्सेसिव थॉट में क्या आया, इनको थॉट क्या आया कि कोई चीज क्या हो गई, अपनी पोजीशन से हट गई, डगमग हो गई। कंपल्शन क्या किया, फिर वो अरेंज सही करेंगे वो। देन ऐसे ही एक होता है कि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि वो ना, मतलब फॉर एग्जांपल किचन में वो लोग चेक करेंगे कि मैंने कहीं गैस खुला तो नहीं छोड़ा, या फिर कुछ रखा तो नहीं है गैस के ऊपर, तो वो बार बार चेक करते हैं। ये बार बार चेक करना क्या होता है, या फिर सॉरी ये थॉट क्या होता है, ये ऑब्सेशन होता है। उसका रिएक्शन वो क्या करेंगे, मतलब चेक चेक करना इज रिएक्शन। ठीक है। देखो टाइप्स भी हैं कुछ, कंटामिनेशन एंड क्लीनिंग, बार बार हाथ धोना, चेक करना। देन सिमिट्री एंड अरेंजिंग, हर चीज को एक सिमिट्री फॉर्म में अरेंज करना, है ना? इंट्रूसिव थॉट्स यानी कि अनवांटेड थॉट्स। ठीक है। देन है आपका होर्डिंग। होर्डिंग मतलब आप हर चीज को कलेक्ट करते हो। ठीक है, ये टाइप्स हैं। इतना क्लियर है ओसीडी के बारे में? अब आता है पीटीएसडी, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देखो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, किसके बाद में, ट्रॉमा के बाद में। ठीक है, तो जब ट्रॉमा के बाद में कोई स्ट्रेस जनरेट होता है उसको पीटीएसडी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कभी किसी व्यक्ति ने ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस किया है, उससे कुछ सिम्टम्स जाग गए। क्या जागे, इंट्रूसिव थॉट्स और फ्लैशबैक्स ऑफ द ट्रॉमा। यानी कि कुछ उसके सामने अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं ट्रॉमा को लेके, या फ्लैशबैक चल रहा है उसके सामने, वो बचपन की यादें बार बार चल रही हैं उसके सामने। या फिर वो लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजों को अवॉइड करेंगे जिससे उनको ट्रॉमा हुआ था, और हमेशा हाई अलर्ट में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हमेशा अलर्ट मोड में रहेंगे। और उनके थॉट्स में और उनके मूड्स में क्या चेंजेस आते रहते हैं। ओके। देन है आपका जैसे एग्जांपल ले लो,
A student who experienced or witnesses violence might develop PTSD with symptoms triggered by locations or situations that remind them of the trauma. यानी कि किसी बच्चे ने बचपन में कुछ वॉयलेंस यानी कि समझ लो डोमेस्टिक वॉयलेंस हो सकता है, या कुछ असॉल्ट एक्सपीरियंस कर किया होगा, या विटनेस किया होगा, देखा होगा, तो बड़े होके क्या वो पीटीएसडी उसके अंदर मतलब ट्रॉमा एक आ सकता है, स्ट्रेस जनरेट हो सकता है उस ट्रॉमे से। ठीक है, और ट्रिगर्ड किस चीज से होता है, जैसे किसी अगर हमें सपोज किसी एक्सीडेंट अगर किसी ने देखा है, तो उस प्रॉपर उस लोकेशन को देख के ट्रॉमा आ सकता है, या कुछ सिचुएशंस ऐसी रही होंगी जहाँ पे जैसे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि असॉल्ट हुआ, तो ऐसी चीजें उसको ट्रॉमा जब ये ट्रिगर्ड करती हैं ऐसी सिचुएशन, तो ट्रॉमा आ सकता है या स्ट्रेस जनरेट हो सकता है। ठीक है, देन है इसके कॉजेस। कॉज मतलब कारण क्या हो सकता है, सीरियस एक्सीडेंट्स, फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, देन बचपन में कुछ चाइल्ड अब्यूज हुआ होगा, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होगा, या फिर उसने कोई अपने वर्क प्लेस में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपोज किया होगा, मतलब देखा होगा उसने कुछ वॉयलेंस उसने देखा होगा अपने वर्क प्लेस में, उससे भी हो सकता है। देन सीरियस हेल्थ इशू से भी ही आपका पीटीएसडी आ सकता है, जैसे किसी को सपोज कैंसर है, कैंसर बहुत सीरियस हेल्थ कंडीशन होती है, तो उससे भी आपका पीटीएसडी आ सकता है। देखो इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, नाइट में मतलब बुरे सपने आना, फ्लैशबैक्स होना, और उनको सेंस होता है कि ये जो घटनाएं जो वो झेल चुका है ये बार बार हो रही है, तो उससे इनके मन में एक डर बैठ जाता है। ठीक है, और जिस घटना से उनको ट्रॉमा हुआ है, वो ऐसी ही घटना के बारे में ना तो बात करना चाहते हैं, और मैक्सिमम उनको अवॉइड करते हैं ऐसी घटनाओं को। ठीक है, वो उनको अच्छे से नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एंग्री आउटबर्स्ट यानी कि एकदम जो उनके अंदर जो गुस्सा है वो फूट के बाहर निकलता है। ठीक है, और कुछ अगर डेंजरस सिचुएशन है उसके लिए वो हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे, एक्ट्स ऑफ द इवेंट, यानी कि जो भी आपकी घटना हुई है उसको लेके क्या वो उनको प्रॉपर याद नहीं रहेंगी, कुछ स्पेशल जो उनका इवेंट रहे होंगे, याद नहीं रहेगा उनको कुछ भी अपना पास्ट, या फिर उनका अपनी जिंदगी मतलब एक होता है जिंदगी जीने का जो एक मजा होता है वो खो देते हैं वो, तो एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लाइफ को लेके। देखो और भी थे इसमें सेम कॉजेस, और भी थे सेम, चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंसेस हो सकता है, जैसे किसी ने अपना बेबी खोया है उससे भी ट्रॉमा जाग सकता है, किसी की जो आपके क्लोज हैं जो उनकी डेथ हुई है उससे भी आपका ट्रॉमा आ सकता है। ठीक है, और क्या क्या सिम्टम्स में क्या आ सकते हैं, स्वेटिंग होना, कांपना, हेडेक होना, आपको एकदम उल्टी जैसा लगना है ना, स्टमक प्रॉब्लम होना, चेस्ट पेन होना, ये सब पीटीएसडी के सिम्टम्स हैं। ये क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। देखो डिसोसिएटिव में ये डिसोसिएटिव का मतलब क्या है, मतलब डिसकनेक्शन, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी थॉट्स को, अपनी मेमोरीज को, आपके चारों ओर क्या हो रहा है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, कंप्लीट एक आइसोलेट हो जाते हो आप, मतलब आप अपने चारों ओर से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते हो, डिसोसिएशन इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पीपल विथ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स escape reality in such a way that are involuntary, unhealthy and cause problem with functioning in everyday। जिनको ये डिसऑर्डर होता है वो ना सच्चाई से एक हिसाब से वो भागते हैं, और ये जो मतलब जो या फिर सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और ये जो एक्शन है ना वो इनवॉलेंट्री है, वो ये जानबूझ के नहीं कर रहे, और डेली लाइफ में जो भी वो डील कर रहे हैं किसी चीज से उनको प्रॉब्लम होती है, वो किसी से इवन बात नहीं कर पाएंगे अच्छे से, है ना, तो वो उनको प्रॉब्लम लगती है। देखो कॉजेस में क्या आता है, सेम, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ बचपन में ट्रॉमा हुआ था, सेक्सुअल एंड इमोशनल अब्यूज कुछ हुआ था, देन डे ड्रीम और लेट योर माइंड वंडर, डे ड्रीम करते हैं यानी कि दिन में सपने देख रहे हैं, रियलिटी कुछ भी नहीं है उन सपनों में। देन क्या,
और ये जो आपका जो ऐसा बिहेवियर होता है, इससे क्या आपका जो अवेयरनेस है अपने सराउंडिंग, वो कम हो जाता है। ठीक है। नहीं, ये पीटीएसडी के नहीं है, ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बता रही हूँ। पीटीएसडी हो चुका है। और ये जेनेटिक भी हो सकता है, जनरेशन टू जनरेशन पास भी हो सकता है। देखो आप सिम्टम्स में क्या आता है, मेमोरी लॉस हो गया किसी स्पेशल, किसी इवेंट के लिए, या किसी स्पेसिफिक टाइम, वहां पे आपका मेमोरी लॉस हो चुका है। आपको कोई घटना प्रॉपर याद नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम आपको याद नहीं है, किसी की अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी ने आपको कुछ पर्सनली कुछ बताया, वो आपको याद नहीं है, कुछ लोग भी याद नहीं है, लोगों की यादें गायब हो रखी है आपके माइंड से। ठीक है। और क्या आपका जो भी इमोशंस है, या आप खुद आप डिटैच महसूस करते हो। ठीक है। एंड द परसेप्शन ऑफ द पीपल एंड थिंग्स अराउंड यू एज डिस्टॉर्टेड और अनरियल। आपके चारों ओर जो जो भी सराउंडिंग है, आपका जो भी लोग हैं, वहां से आप डिस्टॉर्टेड रहते हो, यानी कि आप रियलिटी फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो हर किसी से। अब ब्लर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपने बारे में आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा। ठीक है। देन है आपका सिग्निफिकेंट स्ट्रेस और प्रॉब्लम से, आपका जो भी रिलेशनशिप है, या आप जिसके साथ जहां भी आप काम कर रहे हो, या कुछ भी आपके इम्पोर्टेंट चीजें हैं लाइफ में, तो वहां से आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर वो एक स्ट्रेस वहां से आपको मिलता है। और आप जो भी आपका स्ट्रेस है, उससे आप कॉप अप नहीं कर पाते हो, सामना नहीं कर पाते हो आप स्ट्रेस का। ठीक है। देखो आप टाइप्स में आते हैं। पहले है डिसोसिएटिव एमनेशिया, फिर है आपका डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको। देन डिसोसिएटिव फ्यूग एंड डीपर्सनलाइजेशन। देखो पहला हम पढ़ते हैं डिसोसिएटिव एमनेशिया। एमनेशिया तो आप सभी को पता ही है, भूल जाना, जब आपकी मेमोरीज चली जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके जो पास्ट इवेंट्स हैं, पास्ट मेमोरीज हैं, उनमें से आप कुछ घटनाएं भूल चुके हो, आपको याद नहीं आती है। जैसे आपने आपका कुछ स्पेशल टैलेंट भी रहा होगा, वो भी आप भूल जाते हो, कुछ स्किल होगी वो भी आप भूल जाते हो। तो ये जो ब्लैंक एपिसोड्स हैं, ये कुछ मिनट के लिए भी हो सकते हैं, कुछ घंटों के लिए भी हो सकते हैं, दिन भी जाते हैं, और मंथ्स इवन ईयर्स तक भी जाते हैं। तो मंथ्स और ईयर्स वाला जो केस है, वो बहुत रेयर होता है। ठीक है। जैसे और सेकंड है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये तो हर किसी को पता है कि जब एक व्यक्ति के अंदर मल्टीपल, यानी कि दो या दो से ज्यादा पर्सनैलिटीज आ जाती है, तो उनकी वॉइस भी चेंज हो जाती है, वो मतलब कंप्लीटली बदल जाते हैं दूसरी पर्सनैलिटी में। आप यूट्यूब पे सर्च मारना, ऐसे बहुत से केसेस मिलते हैं जहाँ पे किसी के अंदर 20, करीब 20 पर्सनैलिटीज रहती है, किसी के अंदर इवन 92 पर्सनैलिटीज रहती हैं। ठीक है। तो इनका कारण कभी ना कभी यही होता है कि उनको चाइल्डहुड ट्रॉमा उन्होंने झेला होगा, फिजिकल सेक्सुअल एंड इमोशनल अब्यूज कभी उन्होंने सफर किया होगा। ठीक है। देन है आपका डिसोसिएटिव फ्यूग। इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन इस डिसऑर्डर से जूझ रहा है, तो वो उस टाइम पे क्या होता है, विदाउट एनी वार्निंग, अपरिचित, हाँ बोल सकते हो, वहां पे मल्टीपल पर्सनैलिटी थी, दो पर्सनैलिटीज आती थी। या फिर आप एक एक केस सर्च मारना आप यूट्यूब पे, किम नोबल करके हैं, उनके अंदर 20 पर्सनैलिटीज थी, तो अलग अलग उम्र के लोग उनके अंदर थे। तो बहुत से लोग आर्टिस्ट थे, कोई छोटी सी बच्ची थी, कोई ऐसी थी कि जो प्रॉपर खाना नहीं खाती थी। तो आप ये केस सर्च मानना। देखो डिसोसिएटिव युग में क्या होता है, विदाउट एनी वार्निंग वो अपने बारे में भूल जाते हैं कि वो कौन है, और उनका जो पास्ट है, उसकी कुछ भी मेमोरीज उनको याद नहीं आती। ठीक है। और उनको इवन ये भी रियलाइज नहीं होता है कि उनका मेमोरी लॉस हो रहा है। और जब मेमोरी लॉस हो, मतलब हो ही रहा है, तो एक वो अपनी अलग आइडेंटिटी बना देते हैं। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो अपने बारे में उनको याद नहीं, अपना पास्ट उनको याद नहीं है, तो बिना वार्निंग के वो ट्रैवल कर लेते हैं, अपने घर से कहीं भी चले जाएंगे, इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर चलते जा रहे हैं, या फिर ट्रैवल कहीं कर लिया उन्होंने, पता ही नहीं उनको, जब वो इस कंडीशन में रहते हैं। ठीक है।
एंड लास्ट वन इज डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति अपने ही जिंदगी के बारे में या जो जो उनके अपने ही विचार है, अपनी भावनाएं हैं, उसी से वो डिटैच हो चुके हैं, खुद को मतलब कनेक्ट फील कर नहीं कर पाते हैं खुद से ही। ठीक है, इमोशनली हो गया, वो नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसमें होता क्या है, प्रॉब्लम्स विद कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी, और मेमोरीज को याद नहीं कर पाते, या मेमोरीज वो बना नहीं पाते। ठीक है, इतना क्लियर है डिसोसिएटिव के बारे में। देखो अब है सोमैटो फॉर्म। सोमैटो, सोमा मीन्स क्या होता है, बॉडी। तो यहाँ पे जो मेंटल डिसऑर्डर है, वहाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का भी सिम्टम इंक्लूड होता है, जैसे इंक्लूडिंग पेन। ओके, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, मे और मे नॉट बी ट्रेसेबल टू अ फिजिकल कॉज, मतलब इनका कोई शारीरिक कारण है। आपको बॉडी में पेन हो रहा है, इसका या तो कोई शारीरिक कारण हो सकता है, या तो मतलब अदर डिजीज की वजह से हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो दे कुड बी लिंक्ड विद टू जनरल मेडिकल कंडीशन और अदर मेंटल हेल्थ इलनेस। यानी कि या तो शारीरिक कारण होगा, जैसे कोई बीमारी हो चुकी है, आप कोई दवाई ले रहे हो, या फिर आपको बॉडी में पेन भी हो रहा है, तो फिजिकल कॉजेस उसके नहीं होंगे, उसका मतलब एग्जैक्ट कारण समझ में नहीं आता। अब इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस को इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो इस डिसऑर्डर से जूझ रहा है, इसमें उस व्यक्ति को लग रहा है कि उसको कुछ तो सीरियस बीमारी हो चुकी है, और एक कंटिन्यू उसका डर बैठा है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल वो बोल सकता है कि मुझे हाइपरटेंशन की बीमारी है भाई, है ना, तो इसका डर, मतलब मन में डर बैठा हुआ है। जबकि जब मेडिकल रिपोर्ट, अगर वो मेडिकल चेकअप अपना कराए, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। तो एक मन में डर बैठ चुका है, और जो सिम्टम्स ऐसा वो दिखा रहा है, ठीक है, उसको कोई भी मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं होता, फिजिकल सिम्टम से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियासिस। देन है आपका सोमेटाइजेशन। इसमें क्या, पर्सन कंटिन्यू कंप्लेन करता है दैट देयर इज फिजिकल सिम्टम्स, मतलब कुछ तो, मतलब मेरे शरीर में कुछ तो चेंजेस हो रहा है, कुछ तो मतलब सपोज पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। जब आप रिपोर्ट अगर आती है, जब मेडिकल रिपोर्ट, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, देन है आपका पेन डिसऑर्डर। पेन में एक्चुअली में आपकी बॉडी में पेन होता है। ठीक है, मतलब आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पेन हो रहा है, लेकिन उसका जो रूट कॉज है, ये हो कैसे रहा है, वो जानने में नहीं आता, पता नहीं कर पाते। ओके, देन आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, आपका कुछ फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे पेन हो गया, है ना, और क्या क्या हो सकता है, मिमिक सिम्टम्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इवन दो नो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज प्रेजेंट। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके सिम्टम्स जैसे, मतलब एग्जैक्ट वो सिम्टम्स नहीं दिखते, उनके जैसे सिम्टम्स यहाँ पे आना शुरू होते हैं, जबकि एक्चुअल में कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ही नहीं, लेकिन उनके जैसे सिम्टम्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। जैसे पैरालिसिस के सिम्टम्स आ सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट सिम्टम्स नहीं आएंगे, इनके जैसे। कोई विजन हियरिंग लॉस है, सीजर्स आ रहे हैं, तो इनके जैसे सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, जबकि कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ये क्लियर है। अब है, इनको क्या मेडिकेशन दी जाती है न्यूरोसिस डिसऑर्डर वालों को। पहला है बेंजो बेंजोडाइजेपाइन। ये दी जाती है पैनिक डिसऑर्डर वालों को, जीएडी यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर वालों को, एंड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वालों को। ठीक है, देन है बस पायरॉन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एंजाइटी डिसऑर्डर। देन है आपका ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये हमने कल डिप्रेशन में भी पढ़ा था, तो ये यहाँ पे ओसीडी वालों को भी दी जाती है। देन आपका एंटी डिप्रेसेंट एसएसआरआई, ये तो हमने पढ़ लिया कल, डिप्रेशन में दी जाती है। एंड आपका मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स,
ये भी डिप्रेशन में दी जाती है, अदर मैनेजमेंट भी इसके हैं। आप जैसे एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, उससे क्या होता है, आपका एंडोर्फिन प्रोड्यूस हो रहा है। एंडोर्फिन एज अ पेन किलर काम करता है आपकी बॉडी में। मेडिटेशन कीजिए, अरोमा थेरेपीज लीजिए, ठीक है, इन सब से ये सब मैनेज हो सकती है। इतना क्लियर है? अब हम साइकोसिस पढ़ते हैं। देखो, साइकोसिस क्या है? साइकोसिस ज्यादा सीवियर कंडीशन है, जहाँ पे कोई व्यक्ति रियलिटी से ही कनेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसको कोई बीमारी भी है। ठीक है। और यहाँ पे दो चीजें आती है, साइकोसिस में दो चीजें आती है। अब हम पढ़ते हैं हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। देखो, हेलुसिनेशन क्या होता है? जब आप ऐसी चीजें देख रहे हो या सुन रहे हो या टेस्ट इवन कर रहे हो या स्मेल आ रही है, तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है प्रेजेंट सामने। जैसे बहुत से लोग अगर बोले कि मुझे कोई आदमी दिख रहा है, लेकिन दूसरा आदमी बोलेगा कि वहां पे कुछ है ही नहीं, तो यानी कि वो आदमी क्या हेलुसिनेट कर रहा है, या किसी किसी को कुछ सुनाई देता है ना? तो ये अलग अलग चीजें आती हैं। ठीक है। हमारे फाइव सेंसेस के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग चीजें दिखाई या सुनाई देती हैं, जो भी है। अब है डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब क्या होता है? फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ किस सेंस में कहा गया है? फॉल्स बिलीफ मतलब बहुत से लोग ना एक गलत धारणा बना देते हैं, जैसे कि यही चीज सही होती है, सामने वाले को लगेगा कि ये चीज ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो लोग अपनी बातों पे अड़े रहेंगे कि ऐसा ही होता है। जैसे कि अगर रात में, मतलब जैसे किसी को है, साइकोटिक पर्सन है, वो सपोज रात में ट्रैवल कर रहा है और उसको लगेगा कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, जबकि कोई पीछा नहीं कर रहा है, एक गलत धारणा उसने बना दी है, उसको कहते हैं डिल्यूजन। ठीक है। ये दो क्लियर है अभी? नाउ द कॉजेस। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आप अल्कोहल या कुछ इलीगल ड्रग्स ले रहे हो, कोई ब्रेन डिजीज है ना, जैसे पार्किंसन डिजीज है, ब्रेन ट्यूमर बन चुका है, या डिमेंशिया हो चुका है, इंक्लूडिंग एल्जाइमर, एचआईवी है, या अदर इन्फेक्शन है जो आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं, ये इसके कारण है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स एंड स्पीच। जो उसके विचारों का जो संगठन है वो टूट चुका है, यानी कि उसका जो एक एक चेन है, थॉट प्रोसेस की जो एक चेन है, वो ब्रेक हो जाती है। वो प्रॉपर एक एक वन वे में कुछ भी नहीं सोच पाता। जैसे, और उसका स्पीच भी खराब हो जाएगा, जैसे कि कैसे बोलेंगे वो, देन, आई, मी, ये कोई सेंस भी नहीं बन रहा है ऐसी बातों का, लेकिन वो बोलते ही ऐसे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? फॉल्स बिलीव दैट आर नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, यानी कि डिल्यूजन उनके अंदर आ रहा है ना, फॉल्स बिलीफ वो क्रिएट कर रहे हैं। और क्या क्या हो सकता है? हेलुसिनेशन मैंने बता दिया, हेलुसिनेट करते हैं वो। देन डिसऑर्डर्ड थिंकिंग, यानी कि हम से एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में उनके विचार जंप करते हैं, है ना, कुछ भी एक एक टॉपिक में प्रॉपर नहीं सोचते। ठीक है, ये है इनके सिम्टम्स। देखो, अब इनके टाइप्स पढ़ते हैं, साइकोसिस के टाइप्स पढ़ते हैं। तो पहला टाइप है आपका स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? लॉन्ग टर्म मेंटल कंडीशन है, और इसके कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स कैसे? पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड आपके कॉग्निटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? कोई स्टिमुलस ऐड हो चुका है। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या आता है? कोई स्टिमुलस रिमूव हो चुका है वहां से। ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या आता है? हेलुसिनेशन, जो मैंने अगेन आपको बताया, डिल्यूजन हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट हो गए, ये आपके पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। नेगेटिव सिम्टम्स क्या है आपके? इमोशनल फ्लैटनेस, यानी कि भावनाओं की कमी, आपकी जो मोटिवेशन है, आप प्रेरित नहीं हो पाते हो इजीली, है ना। देन आपका सोशल विड्रॉल, लोगों से बातचीत नहीं करना, अलग ही रहना, अकेले में रहना। और एक है कैटेटोनिया। कैटेटोनिया क्या होता है? एक बहुत रेयर कंडीशन होती है। स्टिमुलस का एग्जाम्पल, एक क्या पूछा, एक मिनट। स्टिमुलस का एग्जाम्पल होता है यहाँ पे कुछ, जैसे जैसे ऐड होने का मतलब क्या होता है कि आप जो पहले थे,
आपका व्यवहार में कुछ तो बदलाव आया, जैसे कि जो मैंने आपके कॉजेस बताए थे, जैसे आपने अल्कोहल या इलीगल ड्रग्स लिए, लेना इज पॉजिटिव, उससे आपके चेंजेस आए, बदलाव मतलब आपने ये चीजें ली और फिर आपके व्यवहार में बदलाव आया, तो कुछ तो ऐड हुआ है, तब जाके ये जो पॉजिटिव सिम्टम्स बने हैं ना। रिमूव होने मतलब आप आपके मन से कुछ निकल चुका है, इवन आपके सामने कोई चीज स्टिमुलस रहेगा भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। बट एक केस है यहाँ पे, आप ध्यान रखना, ये पॉजिटिव सिम्टम्स में है हेलुसिनेशन, लेकिन आपको कहीं पे एग्जाम में दिखेगा कि आपके सामने कोई स्टिमुलस है भी नहीं, तब भी आपको चीजें दिख रही हैं। जैसे मैंने बोला ना कि हेलुसिनेशन में होता क्या है कि आपको प्रॉपर कोई चीजें दिख रही हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई स्टिमुलस तो है नहीं, तब भी कोई आपको चीज दिख रही है, तो ये थोड़ा अलग कंडीशन है। तो मैम इसमें ये आ सकता है कि मतलब किसी चीज से अफेक्ट होने की वजह से ये चीजें हो रही हैं और किसी आउटर फैक्टर की वजह से नहीं। बोल सकते हो आप, बट एग्जैक्ट ये भी नहीं बोल हेलुसिनेशन, क्योंकि मैंने अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे, वहां पे थोड़ा अलग कंडीशन है, क्योंकि हमने पॉजिटिव सिम्टम्स में ये डाल दिया, कुछ तो ऐड हो चुकी है जिससे आपको हेलुसिनेशन हो रहा है। ओके। ठीक है। देन क्या बता रही थी मैं, कैटेटोनिया। कैटेटोनिया एक ऐसी रेयर कंडीशन है, इसमें क्या होता है ना, जो पर्सन कैटेटोनिक है, यहाँ पे ना वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता किसी चीज में। जैसे अगर वो किसी अकेले कमरे में बैठे होंगे तो वो दीवार को घूरते रहेंगे, और कोई उनके सामने आएगा कुछ क्वेश्चन करेगा, वो रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे, इवन वो सुनेंगे तक नहीं। तो वो जो रिस्पॉन्स देने का जो एक बिहेव होता है ना, वो खत्म हो जाता है, बात भी नहीं करते वो किसी से। ये होता है हमारा कैटेटोनिया। देन कॉग्निटिवली आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेमोरी इश्यू हो सकता है, आपको कोई चीज याद नहीं आएगी, अटेंशन मतलब आप किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पाओगे इजीली, और आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, आपको दिक्कत होती है। देखो आप सब टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है पैरानॉइड। पैरानॉइड की सबसे कॉमन फॉर्म है स्किज़ोफ्रेनिया की, और यहाँ पे सबसे हाई लेवल पे आपका हेलुसिनेशन और डिल्यूजन होता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी आपकी जो स्पीच है, आपकी जो बात करने का तरीका है और आपकी इमोशंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मे बी अनअफेक्टेड, एट रिस्क फॉर सुसाइडल और वायलेंट बिहेवियर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डिल्यूजन। यानी गलत धारणा की वजह से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बन जाए, या फिर वो कुछ वायलेंट बिहेव करें, हिंसात्मक प्रतिक्रिया करें वो। देन सेकंड है हेर्बिफ्रेनिक या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड क्या हो रहा है, हमारा थॉट्स और हमारा बिहेवियर। ठीक है। और देयर थॉट्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय अदर, जब वो प्रॉपर वे में बोल ही नहीं पाते हैं तो सामने वाला समझेगा क्या उनकी बातों को। ठीक है। और यहाँ पे जो डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन हो रहे हैं वो कुछ क्षणों के लिए होंगे। ठीक है। और ये 15 से 25 साल के बीच में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हाइपरफ्रेनिक। देन है कैटेटोनिक, जो मैंने अभी बताया, रेयरर देन अदर टाइप्स, सबसे रेयर कंडीशन होती है। यहाँ पे आपके कुपोषित होने का खतरा ज्यादा होता है, एग्जॉस्ट होने का खतरा ज्यादा होता है, और आप सेल्फ इंजुरी, खुद को चोट चोट पहुंचाने का खतरा ज्यादा हो जाएगा, एंड दे आर अनेबल टू टॉक, बात नहीं कर पाएंगे वो किसी से। देन है अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ पे क्या होता है, पैरानॉइड, हेबिफ्रेनिक और कैटेटोनिक, ये जो तीन मैंने पढ़ा है इनकी मिक्स कंडीशन हो जाएगी, लेकिन आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा अभी चल रहा है, मतलब अभी पैरानॉइड है या हेबिफ्रेनिक है या फिर कैटेटोनिक है। इनकी मिक्स सिम्टम्स आते हैं आपको, पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे इन तीनों में। ये है हमारा अनडिफरेंशिएटेड। देन है रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ पे क्या होता है, कभी किसी को पास्ट में कोई साइकोसिस के सिम्टम्स आए होंगे, यानी कि वो साइकोसिस से सफर उसने किया होगा बचपन में या पहले कभी, तो अभी अभी उसको दोबारा हुआ ये चीजें, या फिर बोल सकते हो कि पहले कभी साइकोसिस हुआ था, तो अभी क्या है, सिर्फ उसके नेगेटिव सिम्टम्स बचे हुए हैं, यानी कि ये वाले।
ये इमोशनल फ्लैटनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, सोशल विड्रॉल एंड कैटाटोनिया, यही सिम्टम्स बचे हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। देन है आपका मैम एक क्वेश्चन मेडिकेशन। हाँ, मैम एक क्वेश्चन है। हमको एमपी सेट के एग्जाम में आया था। मैं रीड कर दूं, आप मुझे जवाब देंगे प्लीज। कौन सा? एन इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है? चार ऑप्शन है। ओरिजिनेट्स इन द ब्रेन, नॉट इन रियलिटी, इज सेम एज हेलुसिनेशन, और थर्ड जो ऑप्शन है इज डिस्टॉर्टेड। आप लास्ट हाँ। टाइम वाला बता रहे हो क्या, जो जो कैंसर वाले पेपर में आया था? नो मैम, ये एमपी सेट का है, सेट के एग्जाम में पूछा था। आप मुझे मैसेज कर दोगे क्या, क्योंकि ओके क्लास के बाद ठीक या है। फिर क्लास के बाद आप पूछ सकते हो, या फिर आप मैसेज करना। ओके मैम। क्योंकि एक ऐसा ही क्वेश्चन ना आगे इसमें भी है, वो 24 में आया अच्छा था। ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक है। ओके। अब है मेडिकेशन। मेडिकेशन मतलब इनको कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, तो स्पेशली एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स दिए जाते हैं इनको। तो ये भी दो टाइप के हैं, पहला है टिपिकल और दूसरा है एटिपिकल। टिपिकल में फर्स्ट जनरेशन बोला गया है इसको। तो यहाँ पे क्या, प्राइमर जो प्राइमरी टारगेट किसको किया गया है, हमारा डोपामाइन को। ठीक है। और डोपामाइन रिसेप्टर्स, मतलब जब आपका ऑप्टिमम अमाउंट में डोपामाइन रिलीज होगा, तब जाके आपके साइकोटिक सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं। ठीक है, क्योंकि डोपामाइन क्या है, हमारे एक रिवॉर्ड हार्मोन है ना, जो रिवॉर्ड की तरफ चलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइप्स बता रखे हैं, क्लोरप्रोमाजीन एंड फ्लूफेनाजाइन, हेलोपेरिडोल। देखो ये जो पहला वाला है ना, क्लोरप्रोमाजीन, ये एग्जाम में आया था। ठीक है, तो ये याद रखना। एंड है आपका एटिपिकल। एटिपिकल में मतलब थोड़ा मैकेनिज्म थोड़ा और बढ़ गया है। तो यहाँ पे डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन दोनों आ जाते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एरिपीप्राजोल, एसिनेपाइन एंड क्लोजापाइन। ठीक है, और भी थे, मैंने कुछ ही इसमें लिए हैं। देखो इतना क्लियर है। अब कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ और चीजें भी आती हैं। देखो ये अलग है, ये आप इसको वहां से रिलेट मत करना, साइकोसिस से एंड न्यूरोसिस से रिलेट मत करना, ये अलग ही है। पहला है पैरानॉइड। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, जो बहुत ना संदिग्ध अवस्था वाले रहते हैं, मतलब जो हर किसी पे डाउट करते हैं, वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में गिने जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दूसरों के प्रति हमेशा उनको संदेह बना रहेगा, सस्पिशियस रहेंगे वो, और इजीली भरोसा नहीं करेंगे किसी पे। और क्या, जो संदेह, कैसे संदेह रहते हैं कि कोई हमें मारना चाहता है, कोई हमारा शोषण करना चाहता है, धोखा देना चाहता है कोई मेरे को। ऐसे ही मतलब ऐसे सस्पेक्ट्स बने रहते हैं, इवन उनके पास कोई एक ठोस सबूत भी नहीं है, तब भी वो ऐसे बोलते रहते हैं। ठीक है। और दूसरों के प्रति जो वफादारी होगी, या दूसरों पर जो एक विश्वसनीयता होगी, वो उसके प्रति ही वो डाउटफुल सिचुएशन में रहेंगे, मतलब उसी पे वो संदेह करेंगे। ठीक है। और क्या क्या होता है, उनको लगता है कि हमारे बारे में अगर मतलब मैं अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को दूंगा, तो उस इंफॉर्मेशन से ही वो मेरा मिसयूज करेंगे। ऐसी सिचुएशन उनकी बनी रहती है। और उनको हमेशा लगता है कि मुझे थ्रेट्स मिलते रहेंगे, है ना। तो ये होता है हमारा पैरानॉइड, मतलब घूम फिर के बात ऐसी है कि हमेशा सस्पिशियस रहेंगे। ठीक है। देन है आपका स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या आता है, फील डिटैच्ड फ्रॉम एंड इंटरेस्टेड इन सोशल रिलेशनशिप। यानी कि ये जो सीजोइड पर्सनैलिटी वाला है, ये कंप्लीटली कैसे हैं, ये कंप्लीटली डिटैच्ड हैं अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली मेंबर से, अपने पार्टनर से। ठीक है। एंड इन पे जब ये आपस में बात करते हैं, जैसे अगर ये आप किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये अपना इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को। यहाँ पे ना हार्मोन्स का रोल सेरोटोनिन और डोपामाइन के लिए बोला गया है। मतलब वो एक्चुअली में, क्योंकि जब जो हेलुसिनेट करते हैं,
कोई भी अगर उनको जो भी बीमारी, वहां पे हमारा हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो रहा है अंदर ही अंदर। ठीक है। तो ये जो सीजोइड पर्सनैलिटी वाले हैं, ये जब किसी से बात भी नहीं कर रहे, अपने पार्टनर से भी बात नहीं कर रहे, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से मतलब बातचीत करने में है, हमेशा अकेले रहते हैं, है ना। और क्लोज रिलेशनशिप ये बना नहीं पाते। और जब इनकी ऐसी स्थिति है, ऐसी कंडीशन है, तो बाकी लोगों को लगता ही है कि ये थोड़ा अजीब तरह के हैं। और एक कंप्लीट, मतलब बोलते हैं सब पत्थर दिल होते हैं। पत्थर दिल वाले कैसे होते हैं? वो जो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं करते कभी। तो इनकी कंडीशन ऐसी होती है, डिटैच रहेंगे हमेशा। अब हम कुछ और भी पढ़ते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल मतलब जो सोसाइटी के ही अगेंस्ट है, या जो भी सोसाइटी में नॉर्म्स बने, जैसे समाज में कुछ नियम बने हुए हैं कि किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का मतलब मर्डर वर्डर नहीं करना, ये उसी के उल्टे होते हैं। मतलब ये वही चीजें करते हैं जो सोसाइटी में नॉर्म्स वगैरह बने हैं, ये उसी को तोड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही तोड़ते हैं। ठीक है। एंड इसमें क्या क्या होता है, ये थोड़ा धोखा देने वाली प्रवृत्ति रहती है इनकी, या फिर दूसरे को मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा अपना दबदबा बनाएंगे दूसरे पे, अग्रेसिव होते हैं। मतलब आप समझ लो जितने भी, सब पता नहीं, लेकिन जितने मर्डरर्स रहते हैं, रेपिस्ट रहते हैं, उनको आप एंटी सोशल में गिन सकते हो। ठीक है। देन है आपका बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में क्या होता है? इंटेंस इमोशंस। अब जो भी उनके अंदर भावनाएं हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं इंटेंस वे में, बहुत तीव्र तरीके से। एंड इनको मतलब डर लगा रहता है कोई इनको छोड़ के ना चले जाए, है ना। एंड इनके जितने भी रिलेशनशिप बने हैं आज तक, तो सब अनस्टेबल रहे हैं। मतलब हर कहीं से ये अपना रिश्ता तोड़ के आए हैं, है ना। ये कंटिन्यू कहीं नहीं रहा। एंड आइडेंटिटी इश्यूज रहती है इनका। ठीक है। देन है आपका हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक मतलब थोड़ा ड्रामेटिक बिहेवियर, ड्रामा ज्यादा करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? इनअप्रोप्रिएटली सेक्सुअल और प्रोवोकेटिव। इसमें मतलब क्या होता है? दे ऑलवेज सेक्सुअली अराउज्ड। वो हमेशा डिमांड करेंगे सेक्सुअल रिलेशनशिप की, और हमेशा प्रोवोकेटिव बिहेवियर, मतलब वही चीज है, उत्तेजक ज्यादा, उत्तेजित ज्यादा रहेंगे, है ना। एंड दे नीड टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। हमेशा मतलब हमें अटेंशन चाहिए, हमारी तरफ ध्यान दो, ये ऐसा इनका बिहेवियर रहता है। देन है आपका नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आपने सुना होगा नार्सिस्ट किसको कहा है? नार्सिस्ट मतलब बोलते हैं जो सबसे ज्यादा खुद को ही ऊपर रखते हैं, मतलब जिनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो होता है। वो हर जगह वही टॉप पे आना चाहते हैं, वो अपनी ही बात रखना चाहते हैं। तो ये क्या होता है? फीलिंग सुपीरियर और स्पेशल, खुद को ही श्रेष्ठ मानना, खुद को ही अपने हमेशा स्पेशल दिखाना खुद को, है ना। तो यहाँ पे इन इन जो ये लोग होते हैं, इनके अंदर इम्पति वाला कोई इमोशन नहीं होता, यानी कि जो एक इम्पति यानी कि दूसरों की दया भावना समझना, ऐसा इनके अंदर कोई इमोशन नहीं होता। ठीक है। देन है नीड फॉर एडमायरेशन, यानी कि मेरी तरफ ध्यान दो, अटेंशन सीकर्स भी ये भी होते हैं, मेरी प्रशंसा करो, है ना। दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं दूसरों को। एंड सेंसिटिव टू रिजेक्शन, यानी कि अगर आपने इनको ना बोल दिया, तो फिर आप गए, है ना। तो इनको ना सुनना पसंद नहीं है। तो ये होते हैं नार्सिस्टिक। ओके। देखो जून में आया था एक क्वेश्चन, फोबिया इज डिसऑर्डर ऑफ विच टाइप? जनरल एंजाइटी, एक्सेस और लैक ऑफ स्लीप, डाइजेस्टिव, फिजिकल। ए। बाकी लोग? देखो मैंने बताया था ना, फोबिया एंजाइटी का ही टाइप है, और फोबिया को कहीं कहीं पे जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। ओके। देखो ये 23 में आया था। दोज पर्सन हु आर नॉट एबल टू मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप with people and not have interest in these relation, that means they lack of social skills। कौन सी पर्सनैलिटी होगी? टू।
बाकी लोग, दो ही लोग हैं क्या एक्टिव? ज्वाइन तो बहुत सारे हुए हैं। नहीं नहीं मैम, हम सुन रहे हैं पर कुछ काम भी कर रहे हैं कंटिन्यू। सही सही। सॉरी सॉरी। दो। यस। सीजोइड मैंने बताया था, जो हमेशा डिटैच रहते हैं दूसरों से। अब देखो, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के समाधान हेतु कौन सा सर्वाधिक उचित उपचार है? मैंने अभी बताया था। जो मैंने अभी एंटी साइकोटिक ड्रग्स बताए थे, निशा शर्मा। यस। डी। ठीक है। डी इज द राइट आंसर। देखो, अभी स्वाति जी पूछ रही थी ना, उससे थोड़ा रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे टर्म्स दे रखी है, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब इनको आप सही फॉर्म में लगाइए। ए। ओके, ये तो वैसे एक ही ऑप्शन से बन रहा है। देखो, हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है, जब आपको ऐसी चीज दिख रही है जो एक्चुअल में सामने है ही नहीं, है ना, मतलब सामने कोई स्टिमुलस ही नहीं होगा तब भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। जो एक नॉर्मल इंसान को तो चीज दिखेगी नहीं, बस उसी को दिख रही है। हमारे सामने अगर स्टिमुलस होगा तभी हम कोई चीज देख पाएंगे, लेकिन वो चीज दिख रही है तो विदाउट स्टिमुलस वो देख पा रहा है। कोई चीज है ही नहीं सामने। इल्यूजन क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन। इल्यूजन, आप इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है, जब आप मैजिक ट्रिक्स देखते हो, वो दिखा कुछ और रहा है, हम देखते कुछ और है ना। तो यहाँ पे स्टिमुलस रहता है, लेकिन हम में ही वो कुछ अलग तरीके से दिखा रहे होते हैं। ठीक है। देन है डिल्यूजन। डिल्यूजन है आपका फॉल्स बिलीफ, गलत धारणा बना लेना। एंड देन है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसका है एक टाइप यूनिपोलर। तो फर्स्ट सही है। देखो, फिर ये सितंबर में आया था, द डिजीज रिलेटेड टू हेलुसिनेशन। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वात दोष, बॉर्न काइंड ऑफ फ्रेंजी जिसको उन्माद कहा गया है, एंड इंसोम्निया है। टू। बाकी लोग, वन और टू। देखो, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन तो हमारा है एंजाइटी से, सॉरी, न्यूरोसिस से। न्यूरोसिस के टाइप्स हमने पढ़े थे ना, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। लेकिन हम जब साइकोसिस पढ़ते हैं तो उसमें हेलुसिनेशन आता है, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया आता है, उसका उसके अंदर हेलुसिनेशन वगैरह आ रहा है। तो इसमें ना इन्होंने राइट आंसर अपना वात दोष दिया था, पर एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता इन्होंने वात दोष दिया क्यों था। क्योंकि ये जो फ्रेंजी इन्होंने लिखा है, फ्रेंजी का मतलब क्या होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट। जब आप इंटेंस तरीके से जो चीज, जैसे बहुत टाइम से जैसे कोई ज्वालामुखी जैसा दबा हुआ रहता है ना, तो एकदम एक्सप्लोड होता है, सेम इस सिचुएशन में होती है फ्रेंजी में, हम एकदम अपने इमोशंस को एकदम एक्सप्लोड करके निकालते हैं। तो ये हेलुसिनेशन से उन्होंने रिलेट किया था। एग्जैक्ट रीजन मुझे भी नहीं पता यहाँ पे ये क्यों आया है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पे ये तो एकदम शांत से रहेंगे, वो ऐसी चीजें, वो उटपटांग चीजें ज्यादा देखते हैं। तो वहां पे एकदम इमोशंस हाई लेवल पे रहते हैं, तो ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। बट इन्होंने यही चीजें सही दी थी। कोई एक्सप्लेन कर सकता है, किसी को पता है कुछ? या फिर ये हो सकता है कि जो हम साइकोसिस पढ़ते हैं ना, साइकोसिस में हम एक बाइपोलर डिसऑर्डर भी पढ़ते हैं, उसमें भी यही चीजें होती है, जब हम इंटेंस तरीके से अपने
इमोशंस को रिवील करते हैं या फिर एकदम शांत रहते हैं, है ना? तो वो भी हेलुसिनेशन, वो भी साइकोसिस का पार्ट है। जो आपका ये बाइपोलर है वो भी साइकोसिस का पार्ट है, एंड हेलुसिनेशन भी आपके हिसाब से साइकोसिस का पार्ट है। तो मे बी इस हिसाब से हो सकता है, बट एग्जैक्ट रीजन मुझे भी नहीं पता। मैम इसको एलिमिनेशन से भी देखें तो बाकी तीनों ऑप्शन तो नहीं लग रहे हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन ही राइट हाँ, रहेगा। इसीलिए अगर आप रिजेक्शन टेक्निक लगाओगे तब तो ये थर्ड ही ऑप्शन करेक्ट आएगा। चलो, नेक्स्ट है अवेयरनेस। क्लास थोड़ा लंबी चलेगी, मुझे कंप्लीट करना है ये। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज अ नेचुरल रिएक्शन टू स्पेसिफिक डिमांड्स एंड इवेंट्स, बट ongoing स्ट्रेस कैन अफेक्ट अ पर्सन्स हेल्थ एंड वेलबींग। तनाव क्या होता है? एक बहुत नेचुरल रिएक्शन है। अगर हमारे सामने कुछ स्टिमुलस या स्ट्रेसर ही नहीं रहेगा तो हम रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो बहुत नेचुरल रिएक्शन होता है। लेकिन वो स्ट्रेस जब हमारी बॉडी में बना हुआ रहता है, तब हमारे बॉडी में या हमारे हेल्थ में उल्टा असर दिखना शुरू होता है। ठीक है, so it causes the body to flood with hormones that prepare its system to confront danger. It is known as fight or flight mechanism. जब हम हमारे सामने कोई स्ट्रेस आता है, तब क्या हमारी बॉडी हमको प्रिपेयर करती है उस डेंजर का सामना, उस खतरनाक स्थिति का सामना करने के लिए हमारी बॉडी हमको तैयार करती है। कैसे तैयार करती है? कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं हमारी ग्लैंड से। ठीक है, और उस सिचुएशन में हम डिसाइड करते हैं कि हमने इस सिचुएशन का सामना करना है या वहां से भागना है। तो उस सिचुएशन को कहते हैं फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। ये तो सभी को पता होगा। When stress is excessive, extended and unfocused, it comes distress and can cause real damage to the individual. जैसे मैंने कहा, कोई स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो चुका है, आपकी बॉडी से जा ही नहीं रहा है ना, बहुत क्रोनिक हो चुका है, देन डिस्ट्रेस आता है। डिस्ट्रेस मतलब आपकी बॉडी पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी में डैमेजेस आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो एक हंगेरियन एंड कैनेडियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर हांस सेली। डॉक्टर हांस सेली का आप नाम याद रखना, ये एग्जाम में आया था एक बार। इन्होंने ही सबसे पहले स्ट्रेस की बात की थी। इनको फादर ऑफ स्ट्रेस अवेयरनेस कहा जाता है। यही इन्होंने ही सबसे पहले स्ट्रेस की बात की थी। और इन्होंने क्या कहा था? स्ट्रेस एज द रेट ऑफ वियर एंड टीयर विद इन द बॉडी, यानी कि शरीर में टूट फूट का जो दर होता है उसको स्ट्रेस कहा गया। ठीक है, एंड ही वाज द फर्स्ट इन 1936। सबसे पहले ना 1936 में ही ये चीज स्ट्रेस का टर्म लाए थे। और ये जो स्ट्रेस का टर्म इन्होंने मतलब मेडिकल जो हमारी स्टडीज है वहां पे स्ट्रेस टर्म को डाला था। अभी तक स्ट्रेस मतलब मेडिकल जो हमारा स्टडीज है वहां पे इंक्लूड नहीं था। तो ये फर्स्ट थे जिन्होंने मेडिकल स्टडीज में इस टर्म को डाला था। उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड, यानी कि शरीर के कुछ भी डिमांड है उसमें जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो वो नॉन स्पेसिफिक है। विशिष्ट तरीके से आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, देन ये जो स्ट्रेस है ये दो टाइप का है। एक है यू स्ट्रेस एंड दूसरा है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस को पॉजिटिव और हेल्दी स्ट्रेस भी कहा जाता है। इट occurs when your level of stress is high enough to motivate you to move into action to get things accomplished. इसमें क्या होता है? जैसे आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले कुछ मतलब 1-2 महीने पहले थोड़ा स्ट्रेस बनना शुरू होता है। अगर वो स्ट्रेस ही नहीं होगा तो आप मोटिवेट भी नहीं हो पाओगे कि मैं पढूं, है ना? तो वो हेल्दी स्ट्रेस होता है। जैसे बहुत से लोग एग्जाम के एक दिन पहले बहुत से लोग पढ़ते हैं, जब कॉलेज टाइम में जो लोग पढ़ते हैं ना, एक रात में सब कुछ पढ़ लेंगे। तो वो स्ट्रेस आया उनके अंदर, इसीलिए वो इतना कुछ पढ़ भी पाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम दे देंगे वो भूल भी जाएंगे हमने क्या लिखा। तो स्ट्रेस जो एग्जाम देने के बाद वो स्ट्रेस चला गया, एग्जाम ने दे दिया, अब स्ट्रेस भी चला गया, तो वो अच्छा स्ट्रेस है। देन है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या होता है? when your level of stress is too high and your body or mind begins to respond negatively to the stressor.
जब कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी और आपका माइंड उसके प्रति एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है उसके प्रति, ठीक है? तो वो होता है हमारा डिस्ट्रेस, और इस डिस्ट्रेस से ही हमारी बॉडी में अलग-अलग डिसऑर्डर्स या डिजीजेस पनपना शुरू होती है, ठीक है? देखो, डिस्ट्रेस जो स्ट्रेसर है, ये पिक्चर देखना, जो स्ट्रेसर है मतलब स्टिमुलस, एक हिसाब से बोलो। स्टिमुलस अलग अलग टाइप का हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, बायोइकोलॉजिकल मतलब आपका वातावरण और आपकी बॉडी के से संबंधित, पर्सनैलिटी हो सकती है, जॉब रिलेटेड हो सकता है, इमोशन हो सकता है, कोई विचारधारणा हो सकती है। तो ये सारे स्ट्रेसर का काम करते हैं आपकी डेली लाइफ में। अब इन स्ट्रेसर के प्रति दो टाइप का रिएक्शन आप दोगे। रिएक्शन जैसे, अगर स्ट्रेसर आया, अगर आप उसको एज अ अच्छे से कॉप अप कर पाए, नीचे वाला पिक्चर देखना, अगर आप कॉप अप कर पाए उस सिचुएशन से, आपने सामना कर लिया अच्छे तरीके से, जैसे आपको एक अच्छी जॉब चाहिए थी, आपने अच्छी जॉब आपको मिल गई और आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हो आप अपनी उस जॉब में, तो वो क्या यूस्ट्रेस का काम, वो यूस्ट्रेस को जन्म देती है, ठीक है? एंड वही, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन है और आप वीक हो, आप उसका सामना नहीं कर पाए, देन डिस्ट्रेस आता है आपकी बॉडी में, नेगेटिव स्ट्रेस आएगा, ठीक है? ये था हमारा एक साइकिल, स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सेस का, द स्ट्रेस साइकिल कहते हैं इसको, ठीक है? देखो, अब एक टर्म आता है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS। ये भी हांस सैली ने ही दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था, देखो स्ट्रेस आना तो बहुत नॉर्मल है, अगर आप डेली लाइफ में, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, आप डेली लाइफ में अगर उससे एक नेचुरल वे में उससे डील कर पा रहे हो, देन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही, वो स्ट्रेस बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, आपकी बॉडी में कुछ नेगेटिवली इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि हांस सैली से पहले अगर कुछ स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट दिख रहे हैं, तो कोई कुछ मेजर कर नहीं पा रहा था, लोग मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो कैसे रहा है। तो उन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, जिससे क्या, जब भी कोई क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेस बना हुआ है, उसका इफेक्ट को हम समझ पाएंगे, या फिर हमको समझ में आएगा इन 3 स्टेप्स से कि क्रॉनिक स्ट्रेस के टाइम पे होता क्या है, ठीक है? 1 मिनट, हाँ। देखो, 3 स्टेजेस क्या हैं? पहला है आपका अलार्म रिएक्शन स्टेज। अलार्म मतलब जब आप सतर्क रहते हो, इस दौरान क्या होता है, जब आप किसी सिचुएशन के साथ कॉप अप करते हो, यानी कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके सामने आई, ठीक है? उस सिचुएशन में आपकी बॉडी से कुछ रिलीज हुआ हॉर्मोन्स, और देन आप वहां पे एक फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स बनता है कि लड़ना है या भागना है, ठीक है? इस दौरान क्या क्या होता है, आपका आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? एंड हार्मोन्स की अगर बात करें, तो आपको जो एड्रेनल ग्लैंड है, वो एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है? और साथ में एड्रेनलाइन हार्मोन्स भी रिलीज होता है, जो बूस्ट अप कर देता है आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? तो ये 2 हार्मोन याद रखना। देन है आपका रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस में क्या होता है, आपके सामने जो स्थिति थी, वो अब जा चुकी है, मतलब आपने तो भाग गए या उससे लड़ लिए, वो हो चुका है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में आना वापस शुरू करती है, ठीक है? अ, जी, स्वाति जी। मैम ये कॉर्टिसोल और एड्रेनलाइन दोनों स्ट्रेस हार्मोन है, हाँ, हाँ। तो इसमें मतलब ये फिर एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है स्ट्रेस हार्मोन में? देखो, जब हम सामना करते हैं ना, हमको डर लगता है, तो आप एक देखना, जब आप बहुत डर में रहते हो ना, और आपकी जब एनर्जी स्ट्रेस मतलब बहुत बूस्ट अप हो चुका है, अगर आपके सामने ना एक बोलते हैं ना, अगर एक सिक्का भी रखोगे, तो आप इतनी ज्यादा एनर्जी के सामने इतने ज्यादा क्रिएट हो जाएगी कि आपको उसको मोड़ने की क्षमता भी आ जाएगी।
ये एनर्जी बूस्ट होती है क्योंकि हमको कुछ ना कुछ तो रिलीज करना है। एनर्जी नहीं रहेगी तो हम रिस्पॉन्स भी कैसे कर पाएंगे। ठीक है। ओके मैम। आप एक एक कोई तो मूवी आई थी, साउथ इंडियन मूवी थी, उसमें क्या, उसमें जो ये स्ट्रेस हार्मोन्स के डोज दिए जाते थे, उस दौरान क्या होता था कि जो हार्मोन्स के चक्कर में वो इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते थे कि उनके सामने इवन कोई सिक्का, इवन कोई ग्लास भी होगा वो मोड़ना शुरू कर देते थे अंडर स्ट्रेस। ये कुछ कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि जैसे कोई बच्चा अगर जैसे किसी सिचुएशन में फंस गया और माँ को उसको बचाना है तो वो तुरंत कोई एक्शन लेती है ना, एनर्जी वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन में। तो वो जो एकदम तुरंत एकदम एनर्जी चाहिए उसको, तो वो हमारा एड्रेनलाइन और कॉर्टिसोल कर रहे हैं। ठीक है। देन है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है, आपकी बॉडी वापस नॉर्मल स्टेट में आना शुरू कर देती है। सिचुएशन टल चुकी है, अब बॉडी वापस नॉर्मलाइज हो रही है। तो यहाँ पे लोअर अमाउंट में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कम अमाउंट में। ठीक है। यहाँ पे हार्ट रेट और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो रहा है। भले ही आपकी रिकवरी फेज होती है लेकिन तब भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा अलर्ट में रहते हो। एक मिनट है। हाँ, ये भले आपकी रिकवरी फेज है, मतलब आपका बॉडी नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, लेकिन तब भी आप थोड़ा अलर्ट मोड में रहते हो क्योंकि ये जो घटना है दोबारा घट सकती है। ठीक है। अगर आपने वो स्ट्रेस को ओवरकम कर लिया, ठीक है, या आप लग रहा है कि आपको इशू नहीं है, सब कुछ टल चुका है, देन आपकी बॉडी कंप्लीटली रिपेयर हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आपका जो स्ट्रेस है वो वापस ही नहीं आ पा रहा, मतलब आपकी बॉडी पैरासिम्पथेटिक मोड में वापस ही नहीं आ पा रही है। सिंपथेटिक का काम होता है ना स्ट्रेस जनरेट करना, वापस वो पैरासिम्पथेटिक में ही वापस नहीं आ पा रही है, हाई अलर्ट में, देन तब आपकी बॉडी में इश्यूज होना शुरू होते हैं। इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, देखो, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी जल्दी। ठीक है, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन वो कंटिन्यू रिलीज हो रहा है, तो बॉडी में एग्जॉशन ज्यादा हो जाता है, आप थक जाते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, सॉरी, एग्जॉशन इज नॉट मींस, हाँ, एग्जॉशन होना शुरू होता है अगर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस है। ठीक है। साथ में इसके साइंस क्या है, चिड़चिड़ापन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, प्रॉपर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो किसी चीज में। तो ये हमारा सेकेंड स्टेज है। देखो, अब है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होता है, मैं जैसे बताया, अगर क्रॉनिक है, बहुत प्रोलॉन्ग स्ट्रेस बना है आपकी बॉडी में, तब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, उस चीज से थक जाते हो आप। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक आप उस स्ट्रगल से डील कर रहे हो, सॉरी, उस स्ट्रेस से आप डील कर रहे हो बहुत लंबे टाइम तक। तो वहां पे क्या होता है, आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपका जो जो भी इमोशनल स्ट्रेंथ है, मतलब आप थक चुके हो, आप कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बचा है कि आप उस स्ट्रेस से फाइट कर सकते हो। हर हर सिचुएशन से आप थक चुके हो, मेंटली इमोशनली हर चीज से आप थक चुके हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, फटीग, थकावट हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, आप कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हो, एंजाइटी हो रही है, और स्ट्रेस को झेलने की क्षमता खत्म हो चुकी है आपकी। तो ये थे थ्री स्टेजेस में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे है विच हार्मोन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन द बॉडी। एड्रेनालाइन। ओके, बाकी। यस मैम, एड्रेनालाइन। ओके, देखो, मुझे ना इस क्वेश्चन में डाउट था क्योंकि ये जो आपका एड्रेनालाइन है, साथ में ना एक और हार्मोन निकलता है आपका नॉर एड्रेनालाइन, ये दोनों आपके स्ट्रेस हार्मोन है। तो ये आई डोंट नो इन्होंने एड्रेनालाइन ही क्यों चूज किया, इसके दोनों ऑप्शन होने चाहिए थे मेरे अकॉर्डिंग। मैम ऊपर तो हमने कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन देखा था ना। हाँ हाँ, कॉर्टिसोल भी देखा था, लेकिन ना स्ट्रेस हार्मोन ना एक ही नहीं होता, यहाँ पे मेनली मैंने यहाँ पे दो बता रखे हैं, लेकिन स्ट्रेस हार्मोन आपके और भी होते हैं। कॉर्टिसोल भी होंगे, एड्रेनालाइन भी होते हैं, नॉर एड्रेनालाइन भी होते हैं, और इनके अदर नाम भी हैं। देखो, एड्रेनालाइन को
एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, एंड नॉर एड्रेनालाइन को नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। तो अगली बार अगर नाम चेंज करके आए तो आप लगा सकते हो, या फिर ओके। अगर दो ऑप्शन करके आए, जैसे आप दो चूज करने हैं, तब आप चूज कर सकते हो एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन, क्योंकि दो चीजें होती हैं। इतना क्लियर है? देखो अब है 2018 में असर्शन एंड रीजन वाला। स्ट्रेस itself a symptom but not a disease। रीजन क्या दिया है? द immediate outcome of a harmful external stimuli leads to the stress of state of stress causing various diseases। क्या होगा इसका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है? ए। ए करेक्ट है। स्ट्रेस आना कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। अब देखो, डिस्ट्रेस का पूछा है। डिस्ट्रेस में नॉट ओरिजिनेट इन द बॉडी बाय क्या? हाई बीपी, पेन, प्लेजेंट थॉट और ट्यूमर। इससे नहीं होगा डिस्ट्रेस। मैम प्लेजेंट थॉट्स है। हाँ, सी सी राइट है। अच्छे विचारों से कभी स्ट्रेस तो आता नहीं है। देन है आपका 19 में पूछा गया था, देखो। स्ट्रेस रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू द बॉडी, सॉरी ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। किसने कहा था? बी टू। हैंस सीले। क्या बोलना आप, क्या बोले आप? मैम सेकंड वाला। आपने थ्री कहा ना शायद पहले। नहीं नहीं, बी कहा था, बी। अच्छा, बी कहा था। ओके ओके, हाँ। हांसेली करेक्ट है। ओके, तो हमारा मेंटल हेल्थ वाला पार्ट होता है कंप्लीट। आपका साइकोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। मैम पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया? हाँ, साइकोलॉजी पूरा कंप्लीट हो चुका है यूनिट 6 का। ओके।